जी, अस्सलाम वालेकुम. In the last lectures, I have discussed about the extended release preparations and tariq-coated preparations क्या होती हैं, उसके अलावा absorption क्या होती है, absorption का mechanisms क्या होते हैं, कौन कौन से factors affect करते हैं absorption को. अब हम लोग उसके आगे मूव कर रहे हैं. बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्लियरेंस क्या होती है, इस पर डिस्कशन करेंगे. अच्छा, अगर बायोअवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें ये होता है द रेट and extent to which the active moiety of the drug reaches the systemic circulation. रेट का मतलब है टाइम, एक्सटेंट का मतलब है अमाउंट. कितने टाइम में कितनी अमाउंट ड्रग की सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी. ठीक है, कितने टाइम में कितनी अमाउंट ड्रग की सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी. जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग की जितनी अमाउंट एंटर होगी, एक्चुअली वो हमें बायोअवेलेबिलिटी देती है. बायोअवेलेबिलिटी 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्रग की नेचर क्या है, और दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करें तो जो आईवी रूट है, अगर कोई भी ड्रग आईवी रूट से दी जाए तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है. लेकिन अगर हम कोई ड्रग ऑरली देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी वेरी करती है. किसी की 70% हो सकती है, किसी की 50% हो सकती है, किसी की 60% हो सकती है. इस तरह बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट में वेरी करती है, लेकिन जो आईवी रूट है उसमें 100% होती है. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है बायोअवेलेबिलिटी इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की थी उसकी एक फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब एक परसेंटेज है, दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. हमने अगर ड्रग एडमिनिस्टर की है सपोज 100 मिलीग्राम, अब उस टोटल एडमिनिस्टर्ड ड्रग की जो फ्रैक्शन है सपोज 70 मिलीग्राम जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हुई है. तो जो 70 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम को जो उसमें से जो फ्रैक्शन बन रही है ना, वो हमारे पास जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हुई है वो हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी है. ठीक है, वो 70% होगी. अगर हम बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला देखें जिसके थ्रू हम जो है बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, AUC एरिया अंडर द कप ओरल ओवर AUC इंजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100. यानी कि अगर हम कोई ड्रग ऑरली दे रहे हैं और वो ड्रग हम आईवी फॉर्म में भी दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ओरल है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है. जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना AUC, वो हमें एक्चुअली बताता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितनी एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट है, कितनी एब्जॉर्प्शन हो गई है. तो एरिया अंडर द कर्व हम ओरल और एरिया अंडर द कर्व आईवी को जब हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें बायोअवेलेबिलिटी की परसेंटेज देगा. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी पे अगर बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. लाइक फर्स्ट पास इफेक्ट है, सोलबिलिटी है, नेचर ऑफ द ड्रग है, केमिकल इंस्टेबिलिटी है. अच्छा, अगर फर्स्ट पास इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा. फर्स्ट पास इफेक्ट डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी. फर्स्ट पास इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमारी जो ड्रग जो हम ऑरली लेते हैं उसने जीआई ट्रैक्ट से पास करना है. ठीक है, वहाँ पे ड्रग कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, उसमें ये होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, हमारे जो गट इंजाइम्स हैं, और वो कुछ हद तक जो है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय करते हैं. उसके बाद क्या होता है, ड्रग जो है पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होती है. पोर्टल सर्कुलेशन हमारा जो लीवर है उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स प्रेजेंट है, वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं. अब डिपेंड करता है ड्रग की नेचर क्या है. ड्रग का अगर मेटाबोलाइट ही इनएक्टिव है, लीवर ने ड्रग को मेटाबोलाइज किया, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स तो यूज़ के नहीं है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अब जो भी अनचेंज्ड पेरेंट ड्रग बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी, इफेक्ट उससे आएगा. अब फर्स्ट पास इफेक्ट ने एक्चुअली क्या किया, वो जो अमाउंट ड्रग की जिसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो डिक्रीज कर दी. अल्टीमेटली क्या हुआ, बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए फर्स्ट पास इफेक्ट डिक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी. सेकेंड हमारे पास क्या है, सोलबिलिटी. वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, पुअर एब्जॉर्प्शन. अगर कोई ड्रग्स बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है उससे क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअर है. हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर सोलबिलिटी. कोई ड्रग ज़्यादा वाटर सोलबल है, अल्टीमेटली क्या है, उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर है. क्यों, हमें पता है हम लोगों को एक HLB चाहिए, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस चाहिए. हमें इतनी हाइड्रोफिलिसिटी हो एटलीस्ट कि ड्रग जो है डिजोल्व हो सके, और लिपोफिलिसिटी इतनी हो कि ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके. ठीक है, वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी, ड्रग बहुत ज़्यादा वाटर सोलेबल होगी, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर होगी, क्योंकि जो ड्रग है वो डिजोल्व तो अच्छी होगी
लेकिन हाइड्रोफिलिक है वो डिजोल्व, वो अच्छी हो गया, लेकिन लिपोफिलिसिटी उसकी अच्छी नहीं है। जब लिपोफिलिसिटी नहीं होगी अच्छी तो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकेगी। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करेगी अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर अच्छी तरीके से जो उसकी एंट्रेंस है, इनकॉर्पोरेशन है वो नहीं होगी, और उसका इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। इसलिए अगर हम बात करें पुअर बायोअवेलेबिलिटी होगी, वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग पुअर एब्जॉर्प्शन पुअर बायोअवेलेबिलिटी, एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिक ड्रग्स पुअर एब्जॉर्प्शन एंड पुअर बायोअवेलेबिलिटी। अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मीन्स लिपिड सोलेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, लिपिड सोलेबिलिटी सिर्फ ज़्यादा है, ठीक है, एक्वस सोलेबिलिटी है ही नहीं, ना होने के बराबर है, एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिक है। अब लिपिड सोलेबिलिटी हमें नहीं चाहिए खाली, अगर खाली लिपिड सोलेबिलिटी है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन को इफेक्टिवली क्रॉस कर लेगी, लेकिन उससे पहले उसकी डिसोल्यूशन चाहिए। कोई भी ड्रग एंटर होती है तो वो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है, वो डिसोल्यूशन उसकी होती है, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, एब्जॉर्प्शन होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी। अगर ड्रग की एक्वस सोलेबिलिटी नहीं है, वो डिसोल्व ही नहीं हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। तो इसलिए जो फर्स्ट फैक्टर है जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो है ही नहीं, तो लार्ज हाइड्रोफोबिसिटी से भी सिर्फ जो है ना वो एब्जॉर्प्शन पुअर ही होगी, और जो है ना अल्टीमेटली बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर होगी। अब ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लार्जली हाइड्रोफोबिक विद सम सोलेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोफोबिसिटी जो हो यानी कि लिपोफिलिसिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ सोलेबिलिटी भी हो, किसमें, एक्वस सॉल्यूशंस में। एक्वस सॉल्यूशंस में जब सोलेबिलिटी होगी उससे क्या होगा, ड्रग की डिसोल्यूशन इफेक्टिव होगी, जब ड्रग इफेक्टिवली डिजोल्व करेगी, उसकी डिसोल्यूशन अच्छी हुई है, वो हल अच्छी होगी, उसके बाद क्या होगा, लिपोफिलिसिटी उसकी इतनी अच्छी है कि वो एब्जॉर्प्शन कर सके, जब वो एब्जॉर्प्शन करेगी अल्टीमेटली क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगी, और फिर इस तरह उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अब बायोइक्विवेलेंस की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी दो ड्रग्स, ठीक है, जिनकी बायोअवेलेबिलिटी कंपेरेबल है और उनको एक जितना ही टाइम लग रहा है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन करने में, वो कंसंट्रेशन अटेन करने में जिस पे ड्रग का इफेक्ट मैक्सिमम होता है, सी मैक्स जिसे हम कहते हैं, और जिस टाइम पे ये सी मैक्स आता है उसे टी मैक्स कहते हैं। टू रिलेटेड ड्रग प्रिपरेशंस हैविंग कंपेरेबल बायोअवेलेबिलिटी एंड सिमिलर टाइम टू अचीव पीक ब्लड कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या आती है, बायो इक्विवेलेंस आती है। बायो इक्विवेलेंस एक्चुअली क्या है, टू रिलेटेड ड्रग प्रिपरेशंस having comparable bioavailability and similar time to achieve peak blood concentration, ठीक है। कोई हमारे पास दो प्रिपरेशंस हैं, हमने उनकी बायोअवेलेबिलिटी की है, उनकी बायोअवेलेबिलिटी कंपेरेबल है, दोनों को एक जितना टाइम लग रहा है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन करने में, तो हम कह रहे हैं वो ड्रग बायो इक्विवेलेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा इनोवेटर ब्रांड है जो मार्केट में आया हुआ है, अब कोई कंपनी चाह रही है कि वो उस तरह का ब्रांड लॉन्च करे, अब वो जो ब्रांड इनोवेटर है, जो रेफरेंस ब्रांड है, वो उसको कंपनी वाले जो जिसने भी लॉन्च करना है वो ब्रांड, वो उसको लेंगे, उसके बाद अपनी स्टडीज़ जो हैं वो उसको परफॉर्म करेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे, उसकी डिसोल्यूशन प्रोफाइल, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी बायोइक्विवेलेंस जो स्टडीज़ हैं वो करेंगे, और फिर जो है अल्टीमेटली ये जो है वो इंडिकेशन देंगे, ये अप्रूवल देंगे कि देखो हम भी ये ड्रग लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमने ये ड्रग लॉन्च की, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले जो ब्रांड जो मार्केट में ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, जो इनोवेटर ब्रांड है, जो रेफरेंस ब्रांड है, जब हमने उससे कंपेयर किया तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी भी उतनी है जितनी उस ड्रग की है। तो इसका मतलब है हमारी दोनों की बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं, तो वो ये जो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हमने परफॉर्म किया है उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो हम दोनों की जो बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग्स की वो इक्विवेलेंट है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी एफिकेसी और सेफ्टी भी वैसी ही होगी जिस जिस तरह उस ड्रग की है। तो फिर इस तरह जो है वो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस की बात करें तो टू सिमिलर ड्रग्स आर थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट इफ़ दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट विद सिमिलर क्लिनिकल एंड सेफ्टी प्रोफाइल, ठीक है। दो सिमिलर ड्रग्स हैं वो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट कब होंगी, जब वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हो और साथ ही साथ उनकी जो क्लिनिकल और सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी सिमिलर हो। यानी कि फॉर एग्जांपल दो ड्रग्स हैं, उनके अंदर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम डोजेज है, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब वो ड्रग्स उन ड्रग्स जिनकी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है, उनकी डोजेज सेम है, उनकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, तो अल्टीमेटली उनका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी सेम होगा, तो वो ड्रग्स हमारे पास क्या होंगी, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट होंगी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है कि ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरह टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या आता है कि जो ड्रग है रिवर्सिबली क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम को छोड़ती है, लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, एंटर्स द इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में एंटर होती है जो हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड देन द टिश्यूज़, अल्टीमेटली फिर किस में एंटर होती है, टिश्यूज़ में एंटर होती है। अब ये ड्रग का कैसा फ्लो चल रहा है, ड्रग जब ब्लड में गई है, अब ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ड्रग ने ब्लड स्ट्रीम को छोड़ा है,
लीव द ब्लड स्ट्रीम, फिर किस में एंटर हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हुआ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास क्या है, एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली एंटर्स इनटू द टिश्यूज। दिस इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जब टिश्यूज में फिर एंटर हो जाती है। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, ब्लड फ्लो पे डिपेंड कर रही है। ब्लड फ्लो कैसा है, कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। जो ड्रग है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग कितनी है, टिश्यूज के साथ, टिश्यूज में एंट्रेंस जो है वो कितनी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अब क्या होता है ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो में अगर वेरिएशन आती है उससे क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस बाय प्रोपोफॉल। यानी क्या लिखा हुआ है कि जो ड्रग है, अब वो प्रोपोफॉल जब हमने दी, ब्लड फ्लो में वेरिएशन है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोपोफॉल का अफेक्ट है उसका अफेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का है। हिप्नोसिस प्रोपोफॉल जो प्रोड्यूस करी है, हिप्नोसिस यानी कि जो स्लीप की इंडक्शन करी है। हिप्नोसिस का क्या मतलब है कि स्लीप की इंडक्शन करना। जो हिप्नोसिस वो प्रोड्यूस करी है वो एक्चुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि ब्लड फ्लो में वेरिएशन है। अगर हाई ब्लड फ्लो है किसी ड्रग का विद हाई सोलेबिलिटी, ठीक है, हाई ब्लड फ्लो है, हाई सोलेबिलिटी है, तो थायोपेंटाल इस तरह क्या कर रहा है, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो भी उसका हाई है और जो लिपिड सोलेबिलिटी वो भी ज़्यादा है, तो उसकी ब्रेन के अंदर जो एक्सेस है वो भी ज़्यादा होगी। लिपिड सोलेबिलिटी की वजह से वो उसमें भी एंटर हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, जो उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो किस वजह से आ रहा है कि उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ उसकी लिपिड सोलेबिलिटी, लिपोफिलिसिटी अच्छी है, जिसकी वजह से उसकी जो रिटेंशन होगी ब्रेन में, अदर टिश्यूज़ में, वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली उसने एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। अब कैपिलरी परमेबिलिटी किससे डिटरमिन्ड हो रही है, कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। कैपिलरी स्ट्रक्चर कैसा है, ड्रग की केमिकल नेचर कैसी है, तो ये अल्टीमेटली बता रहे हैं कि कैपिलरी परमेबिलिटी कैसी है, यानी कि ड्रग जो है वो कैपिलरीज में से किस तरह क्रॉस कर रही है, कैपिलरी परमेबिलिटी उसकी अच्छी है नहीं अच्छी है, तो ये डिपेंड करे ड्रग की केमिकल नेचर कैसी है और कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है। अब बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीजेज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ अगर ड्रग की बाइंडिंग ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इनटू द टिश्यूज़। अब एक ड्रग है उसे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है, अब वो तो अनबाउंड ही नहीं है। जब कोई ड्रग अनबाउंड होगी, ब्लड में फ्री होगी, फिर अल्टीमेटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगी, देन एंटर्स इनटू द टिश्यूज। लेकिन जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड है, जब वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही कम होगी, तो ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज कर रही है, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन एक्ट्स एज अ ड्रग रेजर्वोयर, ये एक ड्रग रेजर्वोयर के तौर पर एक्ट कर रहा है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। क्यों, क्योंकि ये जो है ड्रग को लीव करेगा, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग जो है वो बाइंड है, ठीक है। अगर उसे ड्रग रेजर्वोयर के तौर पर कैसे एक्ट करे, जब ये ड्रग को लीव करेगा तो अल्टीमेटली ड्रग क्या करेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी और जो उसका इफेक्ट है फिर उस तरह प्रोनाउंस होने लग जाएगा। लेकिन देखें, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन एक्ट एज अ ड्रग रेजर्वोयर के तौर पर एक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्रीजेस। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ था कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हुई थी, लेकिन जब बाउंड ड्रग डिसोसिएट करेगी फ्रॉम द मेटफॉर्मिन, ठीक है, बाउंड ड्रग क्या किया, जब उसने डिसोसिएशन करना शुरू कर दी फ्रॉम द मेटफॉर्मिन, फ्रॉम द प्रोटीन, प्रोटीन से जब डिसोसिएशन स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर वो ब्लड के अंदर जो ड्रग की फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने लग जाएगी। वो मतलब एल्ब्यूमिन उसने अपने साथ ड्रग काफ़ी रखी हुई है, तो वो ड्रग रेजर्वोयर के तौर पर एक्ट करता है। जब वो डिसोसिएट करता है तो जो ड्रग है वो अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है और अनबाउंड फ्री ड्रग की फॉर्म में। बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन मेजर सोर्स ऑफ ड्रग एंड कोज लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी। अब टिश्यू प्रोटीन के साथ जब बाइंडिंग होती है तो वो क्या होता है कि वो एक मेजर सोर्स है ड्रग का। वो फिर जब वो प्रोटीन्स लीव करती हैं उस ड्रग को तो उससे क्या होता है कि लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्रोलीन की एग्जांपल दी हुई है, जो हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड का मेटाबोलाइट है, वो किडनीज के लिए भी टॉक्सिस है क्योंकि इसकी एक्यूमुलेशन क्या है, रिनल सेल्स में, ठीक है। और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग की उस ड्रग ने और वो ड्रग का एक सोर्स है वो प्रोटीन्स, जब उन्होंने उसे डिसोसिएट किया, ड्रग ने एंटर होने लगी उसी जहाँ पे जिससे भी ऑर्गन के टिश्यूज़ के अंदर उसकी ज़्यादा बाइंडिंग थी, वो क्या उसने लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी कर ली। फॉर एग्जांपल एक्रोलीन है जो हमारे पास एक साइक्लोफॉस्फेमाइड का मेटाबोलाइट है, ठीक है, ये ब्लैडर टॉक्सिसिटी भी करता है। इसने क्या किया, ये किडनी के लिए टॉक्सिक है क्योंकि इसकी जो एक्यूमुलेशन है ना वो रिनल सेल्स के अंदर होने लगी। अब ये इसमें बात आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इससे पहले जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है अगर हम उसकी बात करें, हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है वो परमिएट इजीली इंक्रीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोफोबिक ड्रग यानी कि जो लिपोफिलिक ड्रग है वो इजीली परमिएट कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करती है और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करती है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू द फ्लूइड वॉल्यूम
required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in the plasma. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड वॉल्यूम है जो रिक्वायर है एंटायर ड्रग कंटेन करने के लिए, यानी कि फ्लूइड का वॉल्यूम है उसे एंटायर ड्रग कंटेन करने बॉडी के अंदर सेम कंसंट्रेशन, उसी कंसंट्रेशन पे जिस पे हम लोगों ने प्लाज्मा में वो जो कंसंट्रेशन मेजर्ड हुई है। अब वीडी हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि जितनी आपने डोज दी है, ठीक है, जितनी डोज है वो अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर होगी ना बॉडी में, डिवाइडेड बाय C0, यानी कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट 0 टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ड्रग दी है आपने 100 मिलीग्राम, ठीक है, अब जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 0 टाइम पे वो हमारे पास सपोज है 10 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम से कैंसिल हो गया, 10 द 100 हो गया, तो लीटर ऊपर आ गया, तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे पास कितना आया, 10 लीटर्स बना। अब इसलिए हम लोगों के पास अगर डोज दी हो, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें दी हो 0 टाइम पे, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0 टाइम पे दी हो, हमारे पास ग्राफ हो, हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, 0 टाइम पे देखेंगे कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम देख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना बन रहा है। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है और जो है डोज दी हुई है, तो हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट 0 टाइम डिटर्मिन कर सकते हैं। कोई भी 2 पैरामीटर्स दिए हैं तो तीसरा हम डिटर्मिन कर लेंगे। अब क्लियरेंस हमारे पास क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है और ये भी अलाउ करता है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि क्लियरेंस से भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई एलिमिनेशन रेट, KE एलिमिनेशन रेट, तो हम लोग उसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूजफुल टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद वॉल्यूम्स ऑफ वाटर कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़फुल है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना विद वॉल्यूम्स ऑफ वाटर कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी, यानी कि जो हमारे पास वाटर कंपार्टमेंट्स हैं उसके जो वॉल्यूम है वो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है उस दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं बॉडी के अंदर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लिए इस तरह यूज़फुल है कि हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की कितनी है, और साथ ही साथ जो वाटर कंपार्टमेंट्स के जो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर उसके साथ हम क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को जो है वो कंपेयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। प्लाज्मा कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कोई ड्रग ऐसी है विद लार्ज मॉलिकुलर वेट, जिसका मॉलिकुलर वेट क्या है, ज़्यादा है, कैन नॉट क्रॉस स्लिट जंक्शंस को वो क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। रिटेन इन प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में ही रहती है, यानी कि वो ड्रग टिश्यूज़ में एंटर ही नहीं हुई है, वो ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर ही नहीं हुई है, वो ड्रग अभी सिर्फ प्लाज्मा में ही है, उसका लार्ज मॉलिकुलर वेट है, वो स्लिट जंक्शन से क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, वो प्लाज्मा में रिटेन है, तो वो जो ड्रग है वो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम एस्टिमेट करें, क्योंकि जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट है वो बॉडी वेट का 6% है, 6% ऑफ द बॉडी वेट। तो अगर एक पर्सन का वेट 670 kg है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना बन रहा है, 4 लीटर इन 70 kg इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल हैपरिन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो वो जो है स्लिट जंक्शंस को क्रॉस नहीं कर रहा, उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो ज़्यादा है, तो वो बॉडी वेट का 6% कंसिडर करते हुए अगर 70 kg वेट है तो 4 लीटर जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा, अगर हम दूसरे कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो इंटरस्टिशियम है उसमें क्या आती हैं, 2 चीज़ें आती हैं, प्लाज्मा भी आ जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ जाता है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। अब इन दोनों का जो सम है ना वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल ड्रग क्या है, लो मॉलिकुलर वेट ड्रग है, हाइड्रोफिलिक है, कैन क्रॉस स्लिट जंक्शंस। हाइड्रोफिलिक ड्रग है, उसका मॉलिकुलर वेट भी कम है, वो स्लिट जंक्शंस क्रॉस कर सकती है, बट नॉट लिपिड मेम्ब्रेन, लेकिन वो लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रही है, वो टिश्यूज़ में एंटर नहीं हो रही है, वो प्लाज्मा में है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी चली गई है क्योंकि उसका साइज़ जो है वो स्मॉल है, उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो स्मॉल है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो उसने जो स्लिट जंक्शंस है उनको क्रॉस कर लिया, लेकिन उसने जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं किया, तो 20% जो है बॉडी वेट का वो कंसिडर होगा प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मिला के। सिर्फ प्लाज्मा तक रिस्ट्रिक्ट है तो 6% बॉडी वेट का कंसिडर किया था, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है और प्लाज्मा भी है प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो 20% बॉडी वेट का कंसिडर करें। अगर 70 kg वेट है तो उसका 20% बन रहा है 14 लीटर, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कितना बन रहा है, 14 लीटर, क्योंकि वो ड्रग प्लाज्मा में भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है।
फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ये वो ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक रहती हैं और इस 20% जो बॉडी वेट का है तो वो उनका जो है वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। अगर हम बात करें टोटल बॉडी वाटर की, तो हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो लो मोलिकुलर वेट है, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक भी हैं, वो स्लिट जंक्शंस को भी मूव करती हैं, क्रॉस करती हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करती हैं, तो वो जो बॉडी वेट का कंसिडर होते हैं वो 60% ऑफ द बॉडी वेट लेती हैं। फॉर एग्जांपल 70 kg इंडिविजुअल है तो उसका 60% कितना आ रहा है 42 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 42 लीटर्स। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कहा था कि जो ड्रग है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में देखते हैं हम, सिर्फ प्लाज्मा तक रिस्ट्रिक्ट है, 6% ऑफ बॉडी वेट कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों का 20% ऑफ बॉडी वेट कंसिडर करें। और टोटल बॉडी वाटर की अगर हम बात करें तो लो मोलिकुलर वेट और हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है ना, उसके केस में हमारे पास जो टोटल बॉडी वाटर है तो क्या है 42 लीटर आ रहा है 70 kg इंडिविजुअल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग लोडिंग डोज। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास एक यूजफुल पैरामीटर है लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने का। अब लोडिंग डोज के जो है फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, इसलिए हमारे पास जो है वॉल्यूम लोडिंग डोज कैलकुलेट करने का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इंक्रीज़ करें तो उससे क्या हो रहा है हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो रही है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ है वो भी ज़्यादा। कैसे? अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है इसका क्या मतलब है, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं 42 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो जो ड्रग है उसकी एक्सेस कहाँ पे है, टिश्यूज़ में भी है, लिपिड मेम्ब्रेन भी उसने क्रॉस कर लिया है, उसने स्लिट जंक्शंस भी क्रॉस कर लिया है। अब वो टिश्यूज़ में जो है वो चली गई है, तो इसका मतलब जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसी ड्रग का ज़्यादा होगा जो जितनी टिश्यूज़ में एक्सेस उसकी ज़्यादा होगी। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा है इसका मतलब उसके टिश्यूज़ में ज़्यादा एक्सेस है, वो टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है जो ड्रग है वो बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट हो रही है, बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही है, ज़्यादा देर तक स्टे कर रही है, जिसकी वजह से हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम होता है जिसके बाद जो है हाफ ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ कर गया, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लार्ज है तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ है वो भी ज़्यादा है। आई थिंक सो कि इट्स इनफ। हमारे पास रह गया मेटाबॉलिज्म, रह गया क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म रह गया, और ड्रग मेटाबॉलिज्म के ना कुछ रिएक्शंस रह गए, C450 एंजाइम इंड्यूसर्स उसके इनहिबिटर्स हैं, और ये हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो लिपन कोड का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है ना इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। काइंडली आप लोग मुझे बता दीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, समझ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही मुझे करेज देगा कि मैं आगे लेक्चर्स बनाऊं और इंशाल्लाह इसको एंड तक लेके जाऊं, ताकि जो है ना आप सबकी भी रिवीजन हो जाए और हमारा एक सबका जो है वो बेनिफिट हो इसमें। और इसके अलावा ये है कि काइंडली मैंने अपना चैनल रिसेंटली ही स्टार्ट किया, मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को जितना शेयर कर सकें प्लीज़ करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है दूसरों को भी ये कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और जितने लोग बेनिफिट ले सकें उतना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी एफ़र्ट जो है वो फ्रूटफुल होगी उतनी ही जितने ज़्यादा लोगों तक ये शेयर होगी। तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई और एडिशनल टॉपिक आप लोग चाह रहे हो जिस पे बात करूं तो वो भी आप लोग मुझे कह सकते हैं, और मुझे इम्प्रूवमेंट जहाँ पे रिक्वायर है उसका भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।